दिल्ली में 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के 77 स्कूलों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। टीकाकरण अभियान पर दिल्ली सरकार नजरें गड़ाए रही है। हमारे संवाददाताओं ने भी जगह जगह जाकर वैक्सीन के फर्स्ट डे के फर्स्ट शो का जायजा लिया। जान है तो जहान है। कोरोना से बचना है तो टीका लगवाना ही एकमात्र उपाय है। देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल से 44 साल की उम्र वालों को टीके लगने की शुरुआत हुई तो टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की कतारें लग गई। सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये बुराड़ी का स्कूल है जहां पर आप देखेंगे स्कूल के अंदर से लेकर के बाहर तक आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, दो गज की दूरी का पालन करने की लगातार बात सरकार की तरफ से की जा रही थी कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जल्दबाजी ना करें, ना पहुंचे। जिनका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ वही पहुंचे। जो ये लोग खड़े हैं इनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बावजूद इसके लंबी लंबी कतारें जो है वो फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त जो है वो देखने को मिल। डर तो है ही, जो भी दिल्ली में सिचुएशन है अभी, तो हम भी सोच रहे हैं कि फटाफट वैक्सीन लग जाए तो थोड़ा एक सेफ्टी का रहेगा। अगर फर्स्ट स्लॉट में ही बुकिंग की थी इसी वजह से कि मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, बट देखिए लाइन कितनी लंबी है, तो आई थिंक ये डर ही है जिसकी वजह से लोग सुबह सुबह एकदम फर्स्ट स्लॉट में बुकिंग मिलते ही आ गए। टाइम स्लॉट ले रखा है 10 से 12 के बीच में, लेकिन इतनी भीड़ हो गई है। कई साइट इन्होंने बना रखा है, लगता है ये सारे लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। लेकिन अभी तक ये सरकार, आप देख ले, केजरीवाल जी देख लो आप कि क्या तैयारियां हैं आपकी। लोग बता रहे हैं कि अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। टाइमिंग देख लो, 11 बजने 11:15 हो गए हैं। दिल्ली में टीकाकरण के दूसरे चरण में भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए 77 स्कूलों को टीकाकरण केंद्र में तब्दील कर दिया गया। आज सुबह से ही इन केंद्रों पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। 18 साल से 45 साल उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और इस समय ये जो है ये पहली लाइन है जो कि अंदर जा रही है। वेस्ट विनोद नगर का ये सरकारी स्कूल जहां पर ये वैक्सीन लेने के लिए लोग जा रहे हैं। करोड़ों लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन पहला दिन है इसीलिए लोगों में उत्साह भी ज्यादा है और इसीलिए इंतजाम भी उसी हिसाब से किए गए हैं। अलग अलग दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। जैसे ये जो स्कूल है जो कि वेस्ट विनोद नगर का है पूर्वी दिल्ली में, यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की गई है वो 5 अलग अलग सेंटर में की गई है और 5 सेंटर में 3-3 कमरों का सेंटर बनाया गया है। फर्स्ट प्रोडक्ट यही है वैक्सीन लगाना। पूरी फैमिली वैक्सीनेट हो चुकी है, सिर्फ मैं ही बचा था। लगा था कि मुझे भी करवा देना चाहिए। यूं तो 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत शनिवार को ही हो गई थी। दिल्ली में 1400 से ज्यादा युवाओं ने वैक्सीन ले ली थी, लेकिन दिल्ली में विधिवत शुरुआत आज हुई। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। 77 सरकारी स्कूलों में इस वक्त आज से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 4.5 लाख वैक्सीन की डोजेज दिल्ली में आ चुकी हैं। हम इस वक्त हैं छतरपुर के गर्ल्स स्कूल के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं लंबी कतार लोगों की यहाँ पर दिख रही है जो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। कई सुबह 9 बजे से कतारें शुरू हो गई थी। मैम मैं 10 बजे आ गया था और काफी लंबी लाइन थी। 10 बजे से लेके 1 बज गया होगा, शायद 12:30। इतना टाइम तो लग रहा है, 2-3 घंटे लग गए। कितने बजे शुरू हुई वैक्सीनेशन? मैम वैक्सीन अराउंड 11 बजे 11 ओ क्लॉक स्टार्ट हुई थी। इनके पास वैक्सीन नहीं थी शुरू में, लेट आई है इनके पास वैक्सीन। दिल्ली के 77 स्कूलों में एक साथ आज सुबह से ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। दिल्ली के लोग वैक्सीन लगाने के लिए उतावले थे। कई जगह कतारें बहुत लंबी हो गई। बुराड़ी के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। पंडारा रोड के नवयुग स्कूल में भी वैक्सीनेशन के लिए लोगों की कतारें लगी रही। अठारह से 44 साल के लोगों को टीकाकरण की शुरुआत पर सरकार बिल्कुल नजरें गड़ाए हुई थी। सरकार के सिपह सलार टीकाकरण केंद्रों का जायजा ले रहे थे। खुद उप मुख्यमंत्री विनोद नगर के टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे, वैक्सीनेशन की जानकारी ली।
दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। सरकार में मंत्री गोपाल राय ने शाहदरा के जाफराबाद एक्सटेंशन में टीकाकरण का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली के राजेंद्र नगर के टीकाकरण सेंटर का जायजा लिया, तो बुराड़ी के विधायक संजीव झा ने अपने इलाके के टीकाकरण केंद्रों पर जाकर देखा कि कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं है। एक सेंटर पे 3 साइड बनाई गई है, जहां जिससे की वजह से भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो सही से पालन किया जा सके। सरकार का अभी जो लक्ष्य है कि आगे कुछ समय में हम दिल्ली के 272 वार्ड में सभी वार्डों में जो है वैक्सीनेशन सेंटर शुरू करेंगे। यहाँ पर लगभग आज 250 से 300 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लगभग 100-150 लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं और मैं सारे जो वैक्सीनेट होने के लिए लोग आए हैं उनसे मैंने अभी बात करी, चर्चा करी। एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, सब बड़े खुश हैं सरकार के एफर्ट से। और थोड़ा बहुत फीडबैक लोगों ने दिया है, वो फीडबैक भी हमने लिया है। हाउ टू ऑर्गेनाइज द क्राउड्स, किस प्रकार से जो लोग लाइनों में खड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। कोशिश हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो पाएं, क्योंकि अभी तक फैटेलिटी रेट की बात करें तो वैक्सीनेशन होने के कारण फैटेलिटी कम हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी पूरी टीम, मैं भी जो ही जायजा ले रहा था कि पूरी टीम बहुत तत्परता से काम कर रही है। अभी हमने देखा कि 5 काउंटर लगे हुए थे, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा था। हमने काउंटर बढ़ा देने के लिए 15 काउंटर अभी कर दिया है हमने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट करा पाएंगे। दिल्ली में टीकाकरण की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन दिल्ली के खाते में अभी सिर्फ 4.5 लाख टीके आए हैं, जबकि मांग बहुत ज्यादा है। लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन उन्हें स्लॉट तक नहीं मिल रहे हैं। अनीशा माथुर और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कर्नाटक में ऑक्सीजन न मिलने से 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। यह खबर जितनी भयानक है उतनी ही दर्दनाक भी। सरकारी अफसर इसे हादसा कह रहे हैं, मगर जिस तरह से हालात बने हैं उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लापरवाही ने 24 लोग जागी। आनंद फानन में आपात बैठक शुरू हुई कि सूबे में ऑक्सीजन की किल्लत को कैसे दूर करें, मगर इन मौतों के बाद कांग्रेस ने येदियुरप्पा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस कह रही है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए येदियुरप्पा सरकार के पास कोई नीति है ही नहीं। And this is a criminal neglect by the government of Karnataka. They don't seem to have a blueprint in place for us to get out of the pandemic. They don't seem to know the way forward on how to deal with the logistics for oxygen. राजनीति अपनी जगह है, मगर इस तरह से लोगों का बगैर ऑक्सीजन के मर जाना बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बर्दाश्त होता कि कोई बगैर दवाई के मर जाए, प्रशासन की ढिलाई से मर जाए। ये सरासर लापरवाही है, सरकार लापरवाही है। जामनगर से नोलन के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि बंगाल में नतीजे के बाद की हिंसा के खिलाफ बीजेपी ने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया है। बीजेपी इसके खिलाफ देश भर में धरना देगी। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कुछ इलाकों का दौरा भी करेंगे। बीजेपी का दावा है कि नतीजों के बाद की हिंसा में उसके 9 कार्यकर्ता मारे गए हैं, जिसके पीछे टीएमसी ही है। तो आपको हम बता दें, देश भर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है बीजेपी का। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जबरदस्त जीत हासिल की। मात्र 81 सीटों से ही बीजेपी को वहां पर संतोष करना पड़ा, लेकिन नंदीग्राम की जीत को टीएमसी नहीं बचा पा रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की जीत के बाद लगातार वहां पर तनाव बना हुआ है और अब जो खबरें आ रही है, अब तक 9 लोगों की हिंसा में पश्चिम बंगाल में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता थे। में हमारी 2 महिला कार्यकर्ताओं को उठा के ले गए, उनके साथ रेप किया गया है और ऐसे बहुत सारी घटनाएं लगभग 700 गांवों से भी मेरे पास खबर आई है जहां लूटपाट चल रही है और एक विशेष वर्ग के लोग ही ये काम कर रहे हैं और पूरे अराजकता मचा दी है।
महिलाओं के साथ जिस प्रकार की दुर्गति हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। हमने अभी एक बीजेपी का कंट्रोल रूम बनाया है, वहाँ हमने कहा है कि जहाँ जहाँ घटना हो रही है लोगों के घरों में आग लगा दी। हमने कहा आप यहाँ आ जाइए कलकत्ता में हम धर्मशाला लेके उनके लिए एक पनाह घर बना रहे हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी भी हिंसा का तांडव जारी है। मैं आपको वीडियो भी भेजता हूँ कि बिल्कुल जुलूस बनाकर, माइक लेकर, गुंडे बिल्कुल लठ लेकर घरों को तोड़ रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। और ऐसी अराजकता तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखी। मुझे लगता है कि जब देश का विभाजन हुआ होगा उस समय पाकिस्तान में ऐसी अराजकता होगी, ऐसी अराजकता यहाँ पर देखने को मिलेगी। और एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय के लोग ही ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस को फोन कर रहे हैं, पुलिस फोन नहीं उठा रही है। एक अधिकारी ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि हमें कहा गया है कि कोई कहीं जाएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दो, ये निर्देश मिले हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बहुत ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कहा है। मतलब ये सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सब होने दो जो भी हो रहा है। तो चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सामान में लूटपाट की जा रही है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बेघर बार हो गए। हम सब उनको कलकत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर धर्मशाला लेकर उनको यहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान कर सकें। कुछ हिंसा का घटना घटी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने बताई है कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा का घटना घटे। वो तृणमूल के सब कर्मियों को बोला कि कोई जुलूस नहीं निकलने को और हिंसा से दूर रहने को। लेकिन हमला हमारे लोग पर भी हो रहा है। वर्धमान या कूच बिहार में 2 घटनाएं घटी और वर्धमान में हमारा एक कर्मी का मौत हुआ। सब लोग को इससे दूर रहना चाहिए। हम भी मानते हैं कि इतना बड़ा जय के बाद छोटा मोटा हिंसा नहीं घटना है, लेकिन बीजेपी तो बराबर हिंसा को बढ़ा के देखा है। चुनाव के समय सारा हिंदुस्तान से 2 लाख केंद्रीय बाहिनी लाए थे। अभी वो हिंसा हो रहा है करके रो रहे हैं। तो वो बताए कि पश्चिम बंगाल में कहाँ चुनाव के समय हिंसा हुआ। 4 आदमी मारे गए, वो भी सेंट्रल फोर्स के गोली से। तो बीजेपी सेंट्रल फोर्स तो अभी कल परसों तक मुख्यमंत्री नए ढंग से जब तक शपथ नहीं लेती है तब तक केंद्रीय सरकार को चल रहा है वो हिंसा को नियंत्रण करे। हम लोग तो पूरा उस पर काबू करने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते। ऐसे ही तो लोग बीजेपी को रिजेक्ट किया है, हमें हिंसा करने का जरूरत भी किया है। गृह मंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी है और मुझे जो जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार के गृह सचिव से पूछताछ की है कि आफ्टर इलेक्शन कितने वायलेंस हुए, इसकी हमें जानकारी दें। पर चूंकि पुलिस में दर्ज ही नहीं हुए, पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही है और इसलिए क्या जानकारी देगा गृह सचिव। वो तो कह देंगे कि कोई जानकारी नहीं हुई। अभी बेशर्मी के साथ ममता जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक कार्यकर्ता, कोई आज के समय में कोई सोच सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हाथ लगा दे, पर बेशर्मी से ममता जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा बीजेपी के लोगों ने। जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में ढूंढ के मारा जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है और पता नहीं कितने कार्यकर्ता घर छोड़कर चले गए, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है बंगाल। कल हम राज्य के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और इस संबंध में गृह मंत्री जी ने बहुत सीरियसली एक्शन लेने का हमें आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि मैं तत्काल आता हूं। हो सकता है कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बंगाल आए और इन सब मामलों में हमसे चर्चा करें और यहाँ के हालात के बारे में स्वयं जाकर देखें, क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो रही है। मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा राजनीतिक बदला कभी भी नहीं देखा। ये कैलाश विजयवर्गीय डे 1 से ये बढ़ा के बोले हैं फिगर्स। हम चाहते हैं कि वो इन 9 लोगों का नाम, पता और डिटेल को खुलासा करे। दूसरी बात है वो कहाँ कहाँ आगजनी हुआ है वो खुलासा करे। हम बार बार कहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हमारा सरकार आया है, हम शांति चाहते हैं। मुख्यमंत्री
आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाम को, अपील की है हमारे कर्मियों को शांत रहने को, और हम शांति रखेंगे। तो ये हिंसा का बात जरा बढ़ा के बोला जा रहा है। बीजेपी को अभी संगठन अपने को ठीक करना है। हमारे खिलाफ आरोप करने से कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं हुआ उन लोग को, नहीं होगा भी। मेरे को तो एक अधिकारी ने बोला, आईपीएस अधिकारी ने, कि हमें ये निर्देश दिए गए कि आप फोन भी मत उठाइए, बात भी मत करिए, और जो हो रहा है होने दीजिए। मैं शपथ समारोह के बाद हम इस बारे में विचार करेंगे, अभी जो हो रहा होने दो। 200% वो करवा रही है, 200% उनके इशारे पर हो रहा है, उनके नेताओं के इशारे पर हो रहा है। ये तो ऐसी अराजकता हो कि सरेआम बिल्कुल खेला हुए लठ लेके जा रहे हैं, माइक वाली गाड़ी लेके जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक एक घर, हमारे कार्यकर्ता घर छोड़ के भाग गए तो उनके घरों में आग लगा दी, सारा सामान लूट के ले गए, एसी तक खोल के ले गए, पंखे ले गए लूट के। मतलब आप विश्वास करेंगे कि कपड़े की दुकान हमारे कार्यकर्ता की, उसकी पूरी दुकान लूट ली, पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही, पर सारा कपड़े का सामान लेके चले गए। एक कार्यकर्ता की जूते की दुकान थी, वो जूते के सारे उठा के ले गए। मतलब अराजकता है बंगाल के अंदर अभी। ऐसी अराजकता मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी। एक स्वतंत्रता के 70 साल हो गए और यहाँ पर अगर इस प्रकार की अराजकता हो गई, मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और अमित जी से मेरी 3-4 बार बात हुई है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं और हम लोग इसको इस प्रकार की हिंसा होने नहीं देंगे, हम मैदान में उतरेंगे कल। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। बहुत दिन तक रहे हैं, उनका बयान से बंगाल में हिंसा बढ़ गया है, तो उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए। बीजेपी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो रहे। दिलीप घोष का एक बयान मैंने सुना, वही दिलीप घोष जो ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने को कहा था, उसका बयान सुना ये हिंसा के बारे में। तो ठीक है, दिलीप घोष बोलेगा, कैलाश विजयवर्गीय को आउट नहीं बोलना चाहिए। हम हिंसा अभी अभी काबू कर लेंगे। ममता बनर्जी को शपथ ले लेने दीजिए, पूरा कानून व्यवस्था उनको हाथ में आ जाए, जल्दी इसको बंद हो जाएगा। गवर्नर से मिले हैं, हमने होम मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी राज्य के, हमने होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर ने पूछताछ भी की है और ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो गई। कल से हमें आवश्यकता है तो हम खुद मैदान में उतरेंगे, जो भी होगा उसको देखेंगे। यदि हम पे भी हमला होगा तो हम सहन करेंगे, बाकी इस प्रकार अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। यदि कोई जवाबदार व्यक्ति अपने जीत के अहंकार में इतनी मदमस्त हो जाए कि जो हो रहा है उसको होने दे रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। मुझे भी एक हमारे जगन्नाथ जी हैं जो सीवड़ी से चुनाव लड़े, उन्होंने भी फोन करके बताया कि एक 13 साल की आदिवासी महिला के साथ 9 लोगों ने बलात्कार किया। वो बेहोश हो गई, उसके घर वाले उसकी बेहोशी की हालत में उस लड़की को लेकर भाग गए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो थाने पे जाके रिपोर्ट करें। इसी अराजकता है, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अभी प्रशासन किसी के हाथ में नहीं है। जब तक ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, नए ढंग से वो शपथ नहीं लेंगे, उनका अथॉरिटी नहीं रहेगा। मुझे कहने का मतलब ये नहीं है कि तब तक अभी पूरा जिम्मेवारी अभी तक चुनाव आयोग पर है। वही तो पूरा मिसमैनेज किया है बंगाल का स्थिति, वही कर रहे हैं। कल परसों तक ठीक हो जाएगा। ममता जी के संरक्षण में हो रहा है तो उनसे बात करने से क्या फायदा है, जब इतनी सारी घटना हो रही है और वो कह रहे हैं कि पुराने वीडियो दिखाए जा रहे हैं, वो कह रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। मतलब इतना झूठ कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो समझ सकते हैं उनकी नीयत कितनी खराब है। इसलिए उनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है। कल से हम खुद मैदान में उतरेंगे और जो होगा वो देखेंगे। उन्होंने बोला था, भाषण में बोला कि चुनाव के बाद देखूंगी, मैं तो जीत के आ रही हूँ, एक से बदला लूंगी। सरेआम बोला, ओपनली बोला था उन्होंने, वो भी वीडियोज में आपको दिखा दूंगा। और इसीलिए उनके इशारे पर, मैं कह रहा हूँ उनके इशारे पर हो रहा है, उनके संरक्षण में हो रहा है। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिलवाए कि कोई अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी फोन नहीं उठाएगा, कोई कहीं पर भी। अभी हमारे कल्याण चौबे ने बोला, बोले कि पुलिस अधिकारी मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। उनके क्षेत्र में शहर के अंदर कल्याण, मतलब कलकत्ता शहर के अंदर लगभग 250-300 मकानों के अंदर तबाह कर दिया गया। एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी।
जितने कार्यकर्ताओं ने काम किया उन कार्यकर्ताओं को पनिश करना चाहती है। उनकी हमेशा ये ट्रेंड रहा है उनका। यहाँ तक कि पहले कांग्रेस के विधायक जो जीत के गए थे उनको तत्काल उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया। अभी हमारे जो विधायक जीते उनसे उनके लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो टीएमसी में आ जाएं। तुम जीत के क्या करोगे वहाँ पर, हम तुमको बर्बाद कर देंगे, हम तुम्हारे परिवार को एनडीपीएस में फंसा देंगे। इस प्रकार पुलिस के अधिकारी हमारे जीते हुए जो जीत गए घोषित हो गए उन विधायकों के पास संदेश भेज रहे हैं। एक एसपी ने हमारे जीते हुए उम्मीदवार के लिए को फोन करके बोला कि क्या करोगे, वहाँ जाके इधर आओ, मैं बात करा देता हूँ तुम्हारी। मतलब इतना टेरराइज कर रखा है कि हमारे जो जीत गए विधायक उनसे सीधा संपर्क कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी कि आपको अगर बचना है तो आप टीएमसी में आ जाए। मैं थोड़ी डीजी हूँ पुलिस का कि पुलिस को लेकर जवाब दूंगा मैं। हमको ज्यादा दुख हो रहा है, हो जाता है, घटना को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम दुखी है। हम बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। बार बार हमसे पूछने से कोई बीजेपी को फायदा नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमारा पूरा फीलिंग है, हमारा पार्टी के लोगों को हम निर्देश भेज रहे हैं। इतना बड़ा स्टेट है, लगभग 300 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें शायद सब मिलके 30-35 हजार गांव है। सब जगह निर्देश पहुंचने में देर होता, कहीं कहीं स्पॉन्टेनियसली हो जाता। बीजेपी के लोग बहुत सीनाजोरी दिखा के चारों तरफ घुमा, बोला हम ही लोग हुकूमत में आएगा। हमारा अमित शाह बोला है अगले बार 200 पार, तो वो ऐसा सीना को बड़ा करके 56 इंच बना के घूम रहा था। तो कुछ लोगों में नाराजगी होगा, तो हम उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन ये बीजेपी से आया था, अभी तो बेचारा भागने वाले हैं। हमारा गुस्सा है, ये बाहरी लोग क्यों आके यहाँ सब कूदेंगे एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए? क्यों ये उल्टा सीधा बोलेगा हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ? क्यों मोदी बोलेगा दीदी ओ दीदी, क्यों बोलेगा? इसको लेके तो लोगों को गुस्सा है, नाराजगी है। ये नाराजगी के कारण ही तो बीजेपी का ऐसा खराब फल हुआ।